ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट फार्मिंग, ऋषि खेती, ये खेती, वो खेती, ये 3 चीजें जरूर करें, इन 3 चीजों से बचे, ये सही है, वो गलत है, वगैरह वगैरह। पिछले 8 सालों में मैंने देखा है कि अगर कोई जहर मुक्त खेती करना चाहता है और सोशल मीडिया पे चला जाए, स्पेशली यूट्यूब पर, तो उसको इतने कंफ्यूजन देखने को मिलेंगे कि उसको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या सही है, क्या गलत, कहां से शुरू करें और कहां खत्म। जी हां, आज इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे सस्टेनेबल फार्मिंग या टिकाऊ खेती की। मैं इन सब चीजों पे विश्वास नहीं रखता, पहले से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। मैं नहीं जाऊंगा कि मैं नेचुरल खेती करता हूं या ऑर्गेनिक खेती करता हूं या जीरो बजट करता हूं, आप कोई भी नाम दे दे। मेरे हिसाब से सस्टेनेबल फार्मिंग या टिकाऊ खेती, ये वो खेती है जो आप सालों साल करते जाएंगे बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। जिसका मतलब है कि ना तो वायु प्रदूषित होगी, ना जल प्रदूषित होगा, ना ये जितने भी एनवायरनमेंट के तत्व हैं, कीड़े मकोड़े, इंसान, पशु पक्षी, किसी पे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। सब और अच्छा होंगे इस खेती के साथ साथ। उस खेती को कहते हैं टिकाऊ खेती या सस्टेनेबल खेती। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि अगर कोई जहर मुक्त या टिकाऊ खेती या सस्टेनेबल फार्मिंग करना चाहता है तो उसकी शुरुआत कैसे करे, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, अगर कोई सर्टिफिकेशन चाहिए तो वो क्या है, किस तरीके की प्रोसेसिंग में जा सकता है, वगैरह वगैरह। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये कह देना चाहता हूं कि अगर आप पहली बार इस खेती की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये जान लीजिए कि ये काम आसान नहीं है। इसलिए आसान नहीं है क्योंकि आप कुछ ऐसा बदलने वाले हैं जो पिछले 50-60 सालों से गलत होता आया है। इस मृदा का दोहन हो रहा है, वातावरण का दोहन हो रहा है जहरीले केमिकल के कारण, चाहे वो फिर खाद हो, चाहे वो फिर कीटनाशक हो, ये सब डाल के गलत पद्धति अपनाकर, जिसमें मोनोक्रॉपिंग होती है या एक फसलीय प्रणाली, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें दशकों से चली आ रही हैं और आप इसको बदलना चाह रहे हैं तो ये काम आसान नहीं होगा। तो अगर आप में पैशन है, अगर आप में संयम है तो ही इसमें आए, अगर नहीं है तो ये काम आपके लिए नहीं है। तो एक बार जब आप अपना मन बना लेते हैं कि नहीं, मुझे ये काम करना ही है और बदलाव लाना है, तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो है जैव विविधता पर काम, जिसको बायोडायवर्सिटी भी कहते हैं। अब क्या है ये जैव विविधता? जैव विविधता का मतलब है कि धरती के नीचे और धरती के ऊपर जितने भी जीव जंतु हैं जो हमारे को आंखों से दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, वो जो चले गए हैं, जो जिनका पलायन हो गया है क्योंकि हमने इतने सारे गंदे गंदे केमिकल्स डाले हैं और गलत पद्धति अपनाई है, उनको वापस लाना है। क्योंकि एक बात की गांठ आप बांध लीजिए कि आपकी खेती आप नहीं करते, इंसान नहीं करते, ये जीव जंतु, ये बायोडायवर्सिटी, ये जैव विविधता ही करेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भूमि के अंदर की जैव विविधता पर कैसे काम करें। इसको करने का सिर्फ एक तरीका है, वो है आपको एक पदार्थ जिसका नाम है कार्बन, वो आपको अपनी जमीन को देना है। जैसे ही वो आ जाएगा, उसके इर्द गिर्द ये सारा जीवन, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, ये अपने आप आ जाएंगे। और कार्बन कैसे आप दे सकते हैं अपनी भूमि को? इसके सिर्फ 2 तरीके हैं। पहला, पशुओं का मल मूत्र, और दूसरा है फसलों का अवशेष। जब ये दोनों चीजें गलने के विभिन्न प्रक्रिया में होंगी, तब जाके ये कार्बन बनता है। और इसी के इर्द गिर्द सारे कीड़े, फिर चाहे वो बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोआ हो, फंजाई हैं, दुनिया भर के सारे लोग इसके आसपास आ जाएंगे। यहां पे ये बात दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कि चाहे वो फसलों का अवशेष हो, चाहे पशुओं का मलमूत्र हो, जब तक वो गलना शुरू नहीं करेगा तब तक धरती उसको नहीं लेगी और उसका कार्बन नहीं बनेगा। जैसे कि आप आटा नहीं खाते हो, रोटी खाते हो, जो वो पक जाती है, उसी तरीके से धरती भी पका हुआ, गला हुआ अवस्था में ही चीजों को लेगी। अगर आप ऐसे ही पत्ते बखेर दोगे ऊपर, या गोबर डाल दोगे, या मल डाल दोगे, तो आप ये सोचोगे कि धरती उसको ले लेगी। ऐसा नहीं है। जब तक वो गलना नहीं शुरू करेगा तब तक वो धरती के लिए बेकार है। तो अगर कोई किसान भाई है जिसके पास बहुत सारे पेड़ हैं अपने खेत या फार्म पे और उस फसलों के अवशेष हैं,
तो मैं उसको नहीं बोलूंगा कि जाके वो मवेशियाँ लाए, गाय भैंस लाए, उसके गोबर से काम करे या मूत्र से काम करे। उसके पास पत्ते हैं, उसके पास अवशेष है, अगर वो अच्छी तरीके से कंपोस्ट बना सकता है तो और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वही कोई किसान भाई है जिसके पास मवेशी हैं, तो मैं उसको नहीं बोलूँगा कि जाके पेड़ के पत्ते लाए और उनको सड़ाए। जो आपके पास है, जो आप कम से कम पैसों में, कम से कम अपने एफर्ट्स में बना सकते हैं, वो बनाएं। यहाँ पे कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भैया जैविक खाद अच्छा है या केचुए का खाद अच्छा नहीं है, ये केचुआ बेकार है, वो केचुआ बेकार है। अरे लॉजिक क्या बोलता है? लॉजिक बोलता है कि कोई भी अच्छा सा डिकम्पोजिशन अगर हो रखा है कार्बन वाले पदार्थों का, वो आपके लिए अच्छा है। तो कोई केचुआ अगर गोबर खा के उसको डिकम्पोज करके आपको दे रहा है तो उसमें क्या बुराई है? अब उसकी जात या बिरादरी वगैरह देखना और सिद्धांतों का ना देखना, तो ये पता नहीं कहाँ तक सही है। गुड़ में गोबर डाल के कुछ बना के ही डालना है, जैसे पहले बोलते थे ना गुड़ गोबर कर दिया, और अब दुनिया गुड़ में गोबर डालने के लिए बोल रही है। तो मैं ये आपके विवेक पे छोड़ूंगा कि आपको क्या करना है। एज लॉन्ग एज आपको सिद्धांत पता है, प्रिंसिपल पता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो पहले साल आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी जमीन पे काम करना है, जितना कार्बन हो सके उसको डालना है, जितना ज्यादा देंगे उतना अच्छा है। और अगर फसल भी लेते हैं तो ऐसी फसलें लें पहले साल में जब आप जहर वाली खेती से जहर मुक्त खेती पे जा रहे हैं, जो उगने में आसान हो, आपको मेंटेन करने में आसान हो, जिसको बाजार में आप बेच पाएं। क्योंकि पहला साल वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। धरती जो है वो रिएक्ट करती है क्योंकि उसको आदत होती है डाई, यूरिया और इन सब चीज़ों की, और आप वो बंद करके दूसरे तरीके का खाना उसको देते हैं। तो अगर ऐसे में कोई ऐसी फसल करना शुरू कर देते हैं जो और भी हार्ड होगी मेंटेन करने में, तो आपको दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर लोग जो इस तरफ आते हैं वो पहले साल में ही ना प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं। पहले साल में सोचते हैं कि नहीं मैं तो बस ये कर दूंगा, दुनिया जीत लूंगा, मैं सब्जियां करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। इतना आसान नहीं है। तो पहला साल आपको संयम बरतना है, आपको अपनी धरती पे काम करना है। और अगर मैं बताऊं तो मेरा अनुभव ये कहता है कि दालों और फलों में सबसे कम दिक्कत होगी आपको, सब्जियों और अनाज में सबसे ज्यादा दिक्कत होगी जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल से नॉन केमिकल फार्मिंग में। अब यहां पे ये जानना भी जरूरी है कि मुझे बायोडायवर्सिटी जमीन के नीचे या जैव विविधता, ये कीड़े मकोड़े क्यों चाहिए? बड़ा ही सिंपल है। जितने भी खनिज पदार्थ या मिनरल्स पौधे को चाहिए, चाहे वो कैल्शियम हो, आयरन हो, बोरोन हो, जो भी 72 तरीके के या 50 तरीके के खनिज हम बातें करते हैं, वो सब धरती में हैं, लेकिन उस अवस्था में नहीं है जिस अवस्था में पौधे को चाहिए। और पौधे को एक कैरियर चाहिए, कोई चाहिए जो उस तक पहुंचाए। ये कीड़े मकोड़े वही काम करते हैं। चलिए आप बात करते हैं जमीन के ऊपर की जैव विविधता के बारे में। इसको कैसे बढ़ाएं? इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको अपने फार्म पे या खेत पे वृक्ष लगाने हैं, पेरिनियल प्लांट्स जो सालों साल चले। बिना वृक्षों के आप सस्टेनेबल फार्मिंग या टिकाऊ खेती नहीं कर सकते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि जब आप पेड़ लगाते हैं ये आपकी मृदा की संरचना को बहुत अच्छा कर देता है। पानी अंदर तक जाता है क्योंकि जड़ें इनकी बहुत गहरी होती हैं, वो हो जाता है, तो वाटर इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है, कटाव बचता है मृदा का, क्लाइमेट कंट्रोल करके रखता है क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उनको सोख के रखते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है और इनके बिना आपके यहाँ पक्षियां नहीं आएंगे, उनके घोंसले नहीं बनेंगे, जो कीड़े हैं, जो महत्वपूर्ण कीड़े हैं, जो मित्र कीट हैं, वो नहीं होंगे। तो ये बहुत जरूरी है और इसमें भी आपको दिमाग में रखना है कि आप हर तरीके के पेड़ लगाएं। आप कुछ छायादार वृक्ष भी लगाएं, आप फूलों के पौधे भी लगाएं, आप कुछ झाड़ियां भी लगाएं, आप कुछ टीक प्लांटेशन भी करें। इस तरीके के अनेकों पौधे लगाएं। जितना ज़्यादा विविधता होगी उतना ही काम आपका आसान होगा, क्योंकि कुछ कीड़े झाड़ियों में रहना पसंद करते हैं, कुछ पक्षियाँ झाड़ियों में रहना पसंद करते हैं, कुछ पक्षी बड़ी कैनोपी वाले प्लांट्स में रहते हैं, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग भी करते हैं। एग्जाम्पल के तौर में गुलमोहर अगर आप लगाते हैं, अमलताश आप लगाते हैं, सहजन का पेड़ लगाते हैं, तो आपके जो है ज़मीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर रहा है। तो पेड़ ज़रूर लगाएं, फिर वो चाहे आपकी बाउंड्री हो, बफर जोन हो, मेड़ हो, कहीं भी वृक्ष जरूर लगाएं।
फिर काफी बार ये सवाल आता है कि कौन सी फसल लगाएं, कौन सी फसल प्रॉफिटेबल है, क्या आसानी से बिक जाएगी, कौन से वृक्ष लगाएं अपनी बायो फेंसिंग करने के लिए। ये बहुत सवाल आते हैं। तो इसका बड़ा ही सिंपल है, आप कहाँ रह रहे हैं, कौन सा जो पौधा है वो आपके यहाँ बहुत आसानी से उग सकता है, मार्केट कैसा है, ये आपको पहले से देखना पड़ेगा। ये आप करेंगे, कोई और आपके लिए नहीं करेगा। जरूरी नहीं है कि कोई स्ट्रॉबेरी कर रहा है तो हर आदमी स्ट्रॉबेरी कर सकता है और बेच सकता है। आपकी जलवायु अलग होगी, किसी और की जलवायु अलग होगी। तो एवोकाडो उगा के बेचने से ही आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। कई बार आप अमरूद उगा के भी बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये इस पे डिपेंड करेगा कि आपकी जलवायु क्या है, आपके लोकल डायनामिक्स क्या है, मार्केट कहाँ है। ये आपको पहले से सारे जितने भी कैलकुलेशन है वो करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि पहले उगा लो और फिर मार्केट देखो। अब बात कर लेते हैं सर्टिफिकेशन की। काफी लोग सर्टिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, स्पेशली वो किसान जो आगे बेचना चाहते हैं चीज़ों को और अच्छा उसका मूल्य चाहते हैं। तो मूल्य तभी मिलता है जब आपके पास सर्टिफिकेशन हो। अब सर्टिफिकेशन पाने के दो तरीके हैं। अगर आप भारत में हैं और भारत में बेच रहे हैं तो या तो आप पीजीएस ले लीजिए या आप एनपीओपी ले लीजिए। तो ये दो अलग अलग तरीके के। पीजीएस जो है वो सरकारी तंत्र के अंडर आता है और जो ये एनपीओपी है ये अपीडा के अंडर आता है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट बॉडीज को दिया हुआ है। इन्होंने बहुत सारे हैं विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरीके के नामों के इनके इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपका सर्टिफिकेशन करते हैं। थोड़ा बहुत इसमें पैसा खर्च होता है, पीजीएस में बहुत कम होता है, एनपीओपी में थोड़ा ज़्यादा होता है। इसका अगर डिटेल में जानना है तो मैंने कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। लेकिन पंजीकृत जरूर कराए। ये दोनों आप ऑनलाइन करा सकते हैं आराम से बैठे हुए, कहीं आपको जाना नहीं है। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको डालनी है पीजीएस की वेबसाइट पे या एनपीओपी अपीडा के थ्रू, और उसके बाद वो आपको आके बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसमें क्या होता है, ज़मीन का एक बार होता है सर्टिफिकेशन। पहले साल आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट मिलता है। तो पहले एक साल तक कुछ नहीं मिलेगा, एक साल खत्म होने के बाद कन्वर्जन सर्टिफिकेट मिलता है जो कहता है कि आप इसकी तरफ बढ़ गए हैं। और 3 साल के बाद अगर सब कुछ सही चलता रहा तो आपको परमानेंट सर्टिफिकेशन मिलता है जो सिर्फ जमीन का होता है, जिस जमीन पे आप काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप प्रोडक्शन लेंगे तो हर क्रॉप का आपको हर बार सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने धरती का करा लिया उसके बाद आलू उगा रहे हैं चाहे कुछ भी उगा रहे हैं, कुछ नहीं लेना पड़ेगा आपको। हर क्रॉप का आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है, डरिए मत, इसमें सब ऑनलाइन होता है। सब इसके तरीके हैं, बड़े आराम से सब कुछ हो सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियोस देख सकते हैं मेरे, मैं लिंक इसमें मेंशन कर दूंगा, या आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। अब इसमें बेचने के दो तरीके हैं। या तो आप खुले में बेचते हैं, किसान ने गेहूं उगाया, उसके पास ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन है, किसी और को उसने बेच दिया खुले में और फिर वो आगे उसको पैक करके बेच रहा है, तो उसको फिर फसाई की जरूरत नहीं है, FSSAI की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पैक करके बेच रहे हैं तो आपको फसाई का लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, जो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। आप फसाई का लाइसेंस लेंगे, आप ऑर्गेनिक का प्रोसेसिंग लाइसेंस लेंगे, दोनों को एंडोर्स कराएंगे और उसको एंडोर्स करते ही जो ऑनलाइन एक प्रक्रिया है, आपको जैविक भारत का एक सर्टिफिकेशन मिल जाएगा ऑनलाइन ही। वो मिलते ही आप उसको पैक करके आगे बेच सकते हैं। इसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, मैं आपको लिंक इसका मेंशन कर दूंगा। कुछ किसान साथी ये भी पूछते हैं कि क्या सरकार इसमें कुछ मदद करती है। तो उसके लिए आप अपने जिला का जो बागवानी विभाग है, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, उससे मिलें, कृषि विभाग से मिले। वो आपको जितनी भी इनकी सब स्कीम्स हैं उसके बारे में बताएंगे। मोटे मोटे तौर पे आपको सिंचाई व्यवस्था पे आपको सब्सिडी मिलती है। जैसे कि अगर आप पाइप सिस्टम लगाना चाहते हैं, ड्रिप सिस्टम लगाना चाहते हैं तो उसमें आपको सब्सिडी मिलती है। अगर आप कुछ प्लांट्स लगाना चाहते हैं फलों के तो वो उस पर सब्सिडी मिलती है। आपको कुछ, जैसे आप खेती कर रहे हैं, कुछ जिलों में अभी ये शुरू कर दिया है कि आप अगर टिकाऊ खेती या सस्टेनेबल फार्मिंग कर रहे हैं कुछ सालों से तो आपको कुछ धनराशि भी मिलेगी। तो अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं जो सरकार कर रही है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं आपको प्रेरित करूंगा अपने बागवानी विभाग और कृषि विभाग जो आपका लोकल है वहाँ जाएं और पूरी इसकी व्यवस्था समझें और अपने आप को पंजीकृत कराएं।
आइए बात कर देते हैं कि इसमें क्या चैलेंजेस आएंगे अगर आप इसमें जाते हैं। देखिए चैलेंजेस इसमें हैं। सबसे पहला चैलेंज तो जैसे मैंने बताया, आप पूरी की पूरी परंपरा जो 50 साल की है वो बदलाव की तरफ ला रहे हैं, तो उसमें थोड़ी दिक्कतें आनी वाजिब है। दूसरा फिर क्या होगा कि जो पहला साल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पहले साल में आपको कोई सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता है, पहले साल के आखिर में सर्टिफिकेट मिलता है, तो आप उसको जैविक कह के या केमिकल फ्री कह के नहीं बेच सकते, क्योंकि यहाँ पे कितनी बड़ी विडंबना है। जो जहर डाल रहा है उसको अपने डब्बे पे ये नहीं लिखना पड़ता कि कौन कौन सा जहर डाल रहा है, लेकिन जो जहर नहीं डाल रहा है उसको वेट करना पड़ता है और अपने सारे सर्टिफिकेशन मेंशन करने पड़ते हैं। बट यही है, जीवन की सच्चाई तो है। तीसरा है कि इसमें सारा काम लेबर से होता है, हाथों से होता है, क्योंकि आप इसमें नलाई गुड़ाई का काम बढ़ जाता है, आपका गोबर का खाद फेंकना हो या कुछ भी हो, ये सारा कुछ लेबर का काम है, और लेबर मिलना और लेबर से काम कराना और उसका खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है, तो वो है। उसके अलावा क्या होता है कि स्टोरेज में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आप इसमें कोई केमिकल डाला नहीं होता, और मनुष्य ज़्यादा कीड़ों को पता है कि क्या उनके लिए अच्छा है, तो जैसे ही उनको कोई जैविक चीज़ मिलती है सबसे पहले कीड़ा उसमें लगता है। तो स्टोरेज जब आप भंडारीकरण करेंगे तो उसमें थोड़ी दिक्कतें आपको आएंगी। और ऑब्वियसली क्या होता है कि सप्लाई और डिमांड थोड़ा अभी बहुत अच्छा नहीं है इन चीज़ों का, क्योंकि आपके पास सामान है लेकिन आपके पास कोई एक ऐसी मंडी या कोई ऐसा बाजार नहीं है कि सीधा सीधा आप अपना पूरा का पूरा उठा के वहाँ पे बेच सकें। आपको उपभोक्ता ढूंढने पड़ते हैं और फिर उनको उनके पास तक पहुँचाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो ये भी है। और फिर क्या है, अब जितना भी खाने पीने की चीज़ हो गई वो कन्वीनियंस पे हो गई है कि कितनी आसानी से मेरे पास आ रहा है। जो भोगता है अब वो इंतज़ार नहीं करना चाहता, क्योंकि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो डिलीवरी आपको मिनटों में करा देते हैं, और अगर अच्छा नहीं लगा तो वापस कर दो। एक किसान जिसने ये सब उगाया है वो कहाँ ये सब मैनेज कर सकता है, तो वहाँ पे भी थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन उनके सॉल्यूशंस भी हैं। साथियों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। वैसे तो मेरे पास बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने नहीं बताई और आपको उसकी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अपना अनुभव भी शेयर करें। जिन भी लोगों ने, जिन किसान साथियों ने, भाइयों ने, बहनों ने ये काम स्टार्ट किया था तो उनको क्या चैलेंजेस आए, अभी क्या चल रहा है, तो वो भी ज़रूर लिखें। इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।